हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी डीएलएड का पाठ्यक्रम। जी हाँ स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए डीएलएड का पाठ्यक्रम लेकर आए हैं जिसमें द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। जी हाँ, इस पाठ का, इस विषय का हमने तीसरा इकाई लेकर आए हैं। इस इकाई के ऑलरेडी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू सारे मैं ला चुका हूं, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, तो इसका अंक विभाजन की बात करेंगे कि इस इकाई के अंक विभाजन कैसे हैं, इस इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे हैं इंपॉर्टेंट, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, साथ ही साथ हम कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगती है। साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी ये भारतवर्ष के सभी छात्रों को, किसी भी राज्य के हो, उन्हें प्रवेश देती है विभिन्न कोर्सेज में। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सेज, विविध प्रकार के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, डीएड। जी हाँ, इस प्रकार के कोर्सेज, साथ ही साथ बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, मध्य प्रदेश एमपीटीईटी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसमें सिर्फ बीएड, सिर्फ डीएड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है जिसमें प्रवेश पाकर आप अपने इच्छित कोर्सेज को कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। साथ ही साथ अनेक कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के पश्चात आप बहुत ही अच्छे से कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, भारतवर्ष भर में कहीं भी कोई ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस नहीं होगी जो आपको इस तरह के कोर्सेस ऑफर करती होगी डीएलएड के इसी यूट्यूब की तरह से। जी हाँ, हम ना सिर्फ एडमिशन करवाते हैं बल्कि बच्चों को कोर्सेज भी ऑफर करते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करके, इस तरह के वीडियो लेक्चर्स देखकर पढ़ाई करके बहुत अच्छे परसेंटेज बना सके, बहुत अच्छी डिग्री बना सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी सगे संबंधी या फिर आप स्वयं करना चाहते हो, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। विभिन्न प्रकार के प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप इन नंबर पर संपर्क करके प्रवेश के लिए सारी जानकारी ले सकते हैं, बहुत कम फीस में, बहुत ही सही तरीके से। अभी तक सैकड़ों छात्रों ने क्या किया, यहाँ से डिग्री प्राप्त की है। जी हाँ, बहुत ही विश्वसनीय संस्था जुड़ी हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। अब हम बात करेंगे डीएलएड के इस पाठ्यक्रम इकाई 3 जिसका नाम है शाला नेतृत्व और प्रबंधन, जो कि शालेय नेतृत्व एवं शिक्षक विकास का इकाई। जी हाँ, इकाई 3। तो इस इकाई 3 की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इस इकाई 3 की, तो इस इकाई 3 पर कुल 15 अंक आवंटित है। कितने अंक आवंटित है? 15। जी हाँ, इस इकाई 3 पर कुल 15 अंक आवंटित है, जिसमें एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी कि 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप पढ़ना चाहते हैं तो डीएलएड का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस वीडियो को देख लीजिए। दूसरा, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, साथ ही साथ 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो ये इतने तरह के जो है वीडियोस, क्वेश्चंस जो है यहाँ पर मौजूद है। ये इसका अंक विभाजन है। तो मैंने आपको अंक विभाजन बता दिया कि भाई इकाई 3 15 अंक आवंटित है इसके ऊपर। 1 मार्क्स का इसमें से 3 क्वेश्चन आएगा, इसमें 2 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और तो और 4 मार्क्स का भी 1 प्रश्न आएगा। तो स्टूडेंट, ये तो हो गई अंक विभाजन की बात। चलिए हम बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इन सब प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे, कौन कौन से उनकी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न, प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए। मैं आपको बता दूं, इस पाठ का नाम है शाला नेतृत्व, तो इसमें नेतृत्व से जुड़े बहुत सवाल पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिए। प्रशासनिक नेतृत्व से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, 100% गारंटी देता हूं। चाहे वो प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ पूछ ले, उसकी विशेषता पूछ ले, उसका उद्देश्य पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन प्रशासनिक से जुड़ा हुआ एक सवाल आना है, गारंटीड है। जी हाँ, लिख कर ले लीजिए, प्रशासनिक नेतृत्व का सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए देखते हैं, प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषता की बात करते हैं, फिर उसके उद्देश्य की बात करेंगे, फिर उसके सिद्धांत की बात करेंगे, हम तीनों देखेंगे। जी हाँ, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए वीडियो के साथ, अंत तक बने रहिए, ध्यान से देखिए। चलिए पहला देखते हैं, प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए। पहला, विद्यालय प्रबंधन। जी हाँ, विद्यालय प्रबंधन। प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषता यह है कि इससे विद्यालय का अच्छा प्रबंधन होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है, कभी कभी शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स को, कि नेतृत्व करने की, लीड करने की, टीचर बनने की। जी हाँ, तो ये जो प्रशासनिक नेतृत्व होगा, यह विद्यालय प्रबंधन में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। जी हाँ, विद्यालय प्रबंधन में बहुत काम आएगा प्रशासनिक नेतृत्व। तो प्रशासनिक नेतृत्व की बात की हमने, तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन। जी हाँ, तो प्रशासनिक नेतृत्व की पहली विशेषता विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय का मैनेजमेंट है ना, रख रखाव होगा, नेतृत्व के जरिए ही होता है, यानी जो मेन प्रिंसिपल या हेडमास्टर होते हैं वही करते हैं। ठीक, उसके पश्चात देखिए, सामाजिक प्रक्रिया। ये जो
नेतृत्व है, प्रशासनिक नेतृत्व एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज को लीड करना होता है, समाज को नेतृत्व की आवश्यकता होती है, समाज से एक नेता होता है। जी हाँ, तो नेतृत्व जो है कोई बड़ी ऐसी थ्योरी नहीं है, कोई बड़ा साइंस रॉकेट नहीं है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक प्रक्रिया जो समाज में चलती आई है शुरुआत से ही। कोई ना कोई लीड करता है, राजा, सेनापति, है ना कोई नेतृत्व जरूर करता है। तो यहाँ भी हमें वही प्रक्रिया अपनानी है। तीसरा, संगठन की प्रक्रिया। भाई किसी भी संगठन में नेतृत्व तो होता ही होता है, नेतृत्व जरूर ही होता है, अवश्य ही होता है। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को सही ढंग से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। तो संगठन की प्रक्रिया। इसके पश्चात चौथा, नीति निर्धारण। जी हाँ, नीतियों का निर्धारण, यानी कुछ रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून जो बने हैं उनका निर्धारण करना, उन्हें बनाए रखना, इसके लिए भी आवश्यकता है। तो किसी भी नीतियों का निर्धारण करने के लिए हमें नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नीति कभी भी जो प्रशासनिक नेतृत्व यानी जो हेड लोग होते हैं वो बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाऊं, अगर कोई बड़ा नियम कानून बनाना है तो बीजेपी पार्टी जैसी है हमारी भी देश पे रूल कर रही है, तो उस बीजेपी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा अध्यक्ष जो है, ये लोग मेन लोग काम करते हैं। छोटे लोग जो नीचे के कार्यकर्ता है वो मेन फैसले नहीं लेते। मेन नीतियां, मेन नियम कानून कौन बनाता है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर बनाते हैं, बाकी टीचर्स उस नियम कानून को फॉलो करते हैं। तो नेतृत्व जो होता है वह नीति का निर्धारण करता है। साथ ही साथ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जी हाँ, जितने भी संसाधन होंगे, जितने भी रिसोर्सेस होंगे, उनका सर्वोत्तम, बहुत अच्छा इस्तेमाल, उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ सामाजिक नेतृत्व के कारण ही, सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक नेतृत्व के कारण ही। तो ये 5 चीजें जो है उसकी विशेषताएं हैं। अब इसको लिखना कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहला लिखिए, प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। पहले लिखिए नंबर 1, विद्यालय प्रबंधन, फिर इसमें डैश दीजिए, फिर इसमें लिखिए विद्यालय प्रबंधन करने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। विद्यालय का प्रबंधन, विद्यालय का रखरखाव एक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व के माध्यम से ही किया जा सकता है। फिर देखिए नंबर 2, सामाजिक प्रक्रिया, डैश दीजिए। तो आप लिखेंगे सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि प्रशासनिक नेतृत्व एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में यह प्रारंभ से चली आ रही है। समाज को नेतृत्व की आवश्यकता होती, समाज का विकास हो सके, सही दिशा में समाज रहे, इसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है और इसमें कार्य करना पड़ता है। ये लिख लीजिए। फिर तीसरा, ऐसे ही चौथा और ऐसे ही पांचवा, यानी एक एक को लिखकर आपको 4-4, 5-5 लाइन की थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। जी हाँ, तो ये हो गया आपका एक प्रश्न, प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, प्रशासनिक नेतृत्व का उद्देश्य लिखिए। अब ये विशेषताएं थी, अब हम उद्देश्य की बात करेंगे। तो प्रशासनिक नेतृत्व का उद्देश्य की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, शिक्षकों में प्रशासनिक योग्यता। जी हाँ, उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों करना है प्रशासनिक नेतृत्व। पहला मकसद क्या है कि शिक्षकों में प्रशासनिक योग्यता आनी चाहिए। शिक्षक जो है उन्हें सिर्फ पढ़ाना ना है, उन्हें मैनेजमेंट संभालना भी आना चाहिए। जी हाँ, प्रशासन से संबंधित जो कार्य है वो भी होनी चाहिए। तो शिक्षकों में प्रशासनिक योग्यता आनी चाहिए। दूसरा, शिक्षकों की प्रभावशाली भूमिका हो। शिक्षक न सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित ना रहे, शिक्षक की भूमिका जो है प्रभावशाली हो, उसका असर सभी जगह हो, व्यापक तौर पर हो, सभी जगह देखने मिले। तीसरा, छात्रों का सर्वांगीण विकास। भाई छात्रों का सर्वांगीण विकास तब होगा जब शिक्षक भी नेतृत्व करना चाहेगा। हर छात्र आगे चल के किसी न किसी कंपनी में नौकरी करेगा तो बॉस बनेगा, तो उसे नेतृत्व करना पड़ेगा, वो लीडर बनेगा, उसके नीचे कुछ ना कुछ लोग कार्य करेंगे। तो अगर उसके अंदर नेतृत्व का गुण नहीं होगा तो वो कैसे मैनेज करेगा, कैसे विकास करेगा। और छात्र के अंदर नेतृत्व का गुण तब आएगा जब स्वयं शिक्षक के अंदर होगा। जब मुझे खुद आएगा नेतृत्व करना तो ही मैं अपने छात्रों को सिखा पाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या किसकी आवश्यकता है, प्रशासनिक नेतृत्व की आवश्यकता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसलिए प्रशासनिक नेतृत्व जो है जरूरी है, उसकी ये इसके उद्देश्यों में से एक है। चौथा, सर्वोत्तम विद्यालय प्रबंधन। जी हाँ, विद्यालय का प्रबंधन अगर अच्छे ढंग से करना है, अगर आप विद्यालय को बहुत ही सुचारू रूप से, ढंग से, अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, अच्छा मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक प्रशासनिक नेतृत्व चाहिए ही चाहिए। बिना हेडमास्टर के स्कूल में नियम कानून कैसे चलेंगे, आप खुद ही बता दीजिए। क्लास में अगर क्लास टीचर ही नहीं रहेगा मेन, तो फिर क्लास में पढ़ाएगा कौन, क्लास चलेगी कैसे, पूरा तितर बितर रहेगा। तो एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है प्रबंधन के लिए। जी हाँ, सर्वोत्तम विद्यालय प्रबंधन के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अगला, समूह में कार्य करने की भावना का विकास। जी हाँ, अगर प्रशासनिक नेतृत्व रहेगा तो जो नेता होता है, जो लीडर होता है, जो नेतृत्व करता है, वो बाकी सभी मेंबर्स को साथ लेकर चले। जैसे टीम में, क्रिकेट में जो कैप्टन होता है वो अपने सभी साथी खिलाड़ियों को साथ देता है और वो भी उसके साथ मिलकर रहते हैं। तो समूह में कार्य करने की क्षमता आती है, मिलजुल कर कार्य करना। जैसे कबड्डी में अगर एक खिलाड़ी किसी को पकड़ने जाए तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन सारे लोग मिलकर एक को पकड़े तो। जी हाँ, तो कभी भी समूह में कार्य करने से जो सफलता मिलती है, समूह में कार्य करने की भावना का विकास होगा इसी के माध्यम से, प्रशासनिक नेतृत्व के माध्यम से। तो स्टूडेंट ये हो गए 2 प्रश्न।
बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रशासनिक नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। जो प्रशासनिक नेतृत्व होता है उसके प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो प्रमुख सिद्धांत में से भाई सबसे पहला नियोजन, जी हाँ, प्रमुख सिद्धांत यानी कि नियोजन का सिद्धांत, नीति निर्माण का सिद्धांत, तीसरा सहभागिता का सिद्धांत, चौथा निर्देशन एवं परामर्श का सिद्धांत, पांचवा आदर्श व्यवहार का सिद्धांत, छठवां संगठन सिद्धांत। अब एक एक को मैं समझाता हूं। नियोजन, प्रशासनिक नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत। प्रशासनिक नेतृत्व करना है तो भाई पहले नियोजन यानी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले ही जो लीडर होता है वो प्लान कर लेता है कि इसको ये काम सौंपना है, उसको ये काम सौंपना है, इससे ये करवाना है, उससे ये करवाना है ना। देखना प्रिंसिपल हेडमास्टर ऐसे ही करते हैं, वो अलग अलग शिक्षकों को जिम्मेदारी देते हैं। दूसरा नीति निर्माण, जो भी नियम कानून है, नीति बनानी की इस नीति से, इस तरीके से हम साल भर पढ़ाई करवाएंगे अपने छात्रों से, साल भर छात्रों को पढ़ाएंगे इस तरह से। तो ये नीति का जो निर्माण होगा, वो जो नेतृत्व होगा, जो हेड होगा, वही करता है। तो नीति निर्माण। सहभागिता, तो शिक्षकों के कार्य में भाग लेना, उनसे पेपर चेक हुए, प्रश्न पत्र कैसे बने, छात्रों का क्या रिस्पांस है, छात्र क्या पढ़ रहे क्या नहीं, उनमें कोई विकास है कि नहीं, इन सब में सहभागिता यानी भाग लेना। सिर्फ बैठ के ऑर्डर्स देना, ऑफिस में बैठे रहना, ये नहीं। नेतृत्व का है सहभाग लेना, यानी इसमें भाग लेना भी नेतृत्व का एक कह सकते हैं आप, इसमें एक स्पेशलिटी सिद्धांत है, खासियत है। निर्देशन एवं परामर्श, जी हाँ, नेतृत्व हमेशा निर्देश देता है कि ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, और परामर्श सजेशन लेता है कि हमें क्या करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लो किसी स्कूल में छात्रों का रिजल्ट खराब आ रहा है बार बार, तो शिक्षक जो है वो तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से, कभी ऐसा तो नहीं वो नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो लेकिन जो प्रिंसिपल होंगे वो अपने शिक्षकों से परामर्श लेंगे कि बताइए हम लोग क्या करें, स्कूल में बच्चों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन होना चाहिए और अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, तो बताइए इसके लिए हम क्या करें। वो परामर्श मांगेगा ना, सजेशन लेगा। तो जो नेतृत्व होता है वो सजेशन भी लेता है, साथ ही साथ निर्देश ऑर्डर भी देता है, दिशा निर्देश भी देता है, जी हाँ। उसके पश्चात आदर्श व्यवहार, उसको आदर्श व्यवहार देना पड़ता है। जो हेड होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो अगर खुद एब्सेंट रहेगा तो टीचर्स को डेली आने के लिए कैसे कहेगा, उसे खुद डेली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, जी हाँ। तो आदर्श व्यवहार, वो दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश करेगा, आदर्श प्रस्तुत करेगा कि हाँ हम ऐसे कार्य करते हैं, आपको भी ऐसे ही कार्य करना होगा। उसके पश्चात संगठन, जी हाँ, संगठन को साथ लेकर चलना, संगठन के हिसाब से काम करना, टीम वर्क के हिसाब से नियम कानून बनाना, ये उसी का कर्तव्य है। ये प्रशासनिक नेतृत्व का क्या है, सिद्धांत है। तो नियोजन, नीति निर्माण, सहभागिता, निर्देशन एवं परामर्श, आदर्श व्यवहार और संगठन, ये क्या है भाई, प्रशासनिक नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला, पेडागोजिकल नेतृत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो पेडागोजिकल नेतृत्व है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। पेडागोजिकल का मतलब क्या होता है, पहले देखिए। पेडागोजिकल का मतलब होता है भाई विषयागत क्षेत्र का नेतृत्व, यानी किसी पर्टिकुलर विषय पर बहुत ज्यादा फोकस्ड, ध्यान रखना। तो पेडागोजिकल नेतृत्व का मतलब विषयागत क्षेत्र का नेतृत्व है, यानी विषयागत, विषय के हिसाब से क्षेत्र का नेतृत्व करना, पेडागोजिकल। इसमें विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशेषज्ञ शिक्षक ही उस विषय को बहुत अच्छे से समझ पाएगा जिस विषय में अध्ययन करना है। उदाहरण के तौर पर आपको समाज का अध्ययन करना है, तो आप क्या गणित के शिक्षक को ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको कौन लगेगा, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक चाहिए, जिसे समाज के बारे में समझ है, जिसने सामाजिक ज्ञान पढ़ाया हुआ है, जिसे पूरा सब कुछ समझता है, ठीक। तो सामाजिक विशेषज्ञ शिक्षक चाहिए। दूसरा, विषयाध्यापक, और उस विषय को पढ़ाने वाला हमें अध्यापक चाहिए, क्योंकि वह छात्रों से जुड़ा होता है, लोगों से जुड़ा होता है, क्योंकि वो वर्षों से उस विषय को पढ़ा रहा है, तो छात्रों की मनोदशा को पूरा अच्छे ढंग से समझता है। उसके पश्चात प्रयोगशालाएं, आधुनिक दौर में तो प्रयोगशालाएं, रसायनशाला, विशेष कक्षाएं, इन सब का तैयार किया जाता है, इन सब का महत्व है। यानी कि इस समय में पेडागोजिकल यानी विषय का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए हर तरह की चीज अपनाई जा रही है, हर तरह के कार्य किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हो गए 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, ये 4 जो प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो लघु उत्तरीय होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लघु उत्तरीय में नहीं आ सकता। जी हाँ, मैंने यहाँ 5 लिखे, 5 में से 3 पूछ देगा और लघु उत्तरीय बोल देगा, लघु में लिखो। तो आपको इनकी सहायता से लघु उत्तरीय भी बना सकते हैं, और लघु उत्तरीय की सहायता से ये दीर्घ उत्तरीय वाला सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो उत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की चांसेस गारंटी है। ये 3 में से एक आएगा ही आएगा दीर्घ उत्तर के लिए। 4 नंबर के लिए पकड़ लीजिए, 3 से 4 नंबर के लिए यहाँ पर प्रश्न आना ही आना है, 100% गारंटी। जी हाँ, प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषता, प्रशासनिक नेतृत्व का उद्देश्य, प्रशासनिक नेतृत्व की प्रमुख सिद्धांत, ये 3 में से एक आएगा, गारंटी है। 3 या 4 नंबर के लिए आएगा ही आएगा, तो इनको लिख कर रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉज करके आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सो स्टूडेंट्स, इन 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उत्तरों को समझ लेने के बाद हम बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि 4 नंबर या 3 नंबर के लिए आपको पूछ सकते हैं, उनकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो श्रीनाथ एजुकेशनल कंसल्टेंसी का ये संस्था है, ये संस्था बहुत ही पूरे भारत भर में सभी प्रकार के कोर्सेस अवेलेबल कराती है।
कि भारत के आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, हमारे थ्रू प्रवेश पा सकते हैं विभिन्न कोर्सेज में और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। आप BA, BEd, BSc, B.Ed, D.Ed, B.Ed, B.Pharma, D.Pharma, रीड, MPTET, इन सभी प्रकार के कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जुड़े रहना है हमारे इस संस्था के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है, किसी भी प्रकार का आपके अंदर डाउट है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहां पर देखिए, अगला प्रश्न है, टीम बनाना क्यों आवश्यक है? टीम बनाना, जो टीम बनाना क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहली बात है, टीम जो होती है तो टीम का उद्देश्य देखना होता है। तो आप लिखेंगे कि भाई टीम के उद्देश्य देखिए, पहले सबसे पहले तो आप टीम का उद्देश्य लिखेंगे। भाई टीम का उद्देश्य क्या होता है? नंबर 1 तो आप लिखेंगे टीम का उद्देश्य है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का बौद्धिक विकास करना, मानसिक विकास करना, छात्रों को प्रभावशीलता बढ़ाना। फिर आप लिख देंगे छात्रों में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। तो इस फिर अब ये उद्देश्य सारे लिख लीजिए। फिर लिखिए भाई टीम के उद्देश्य हो गया, टीम क्यों बना रहे उसका उद्देश्य लिखिए। तीसरा लिखिए भाई टीम बनाने का उद्देश्य हो गया, टीम बनाने का खासियत या विशेषता आप लिख सकते हैं चाहे तो। फिर टीम की विशेषता क्या है? भाई टीम की विशेषता है कि इसमें अनुभवी लोग हैं जो अपने अनुभव से ज्ञान दे सकते हैं, छात्रों तक ज्ञान पहुंचा सकते हैं और स्वस्थ भारत का और एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं, मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें लिखिए। और टीम क्यों बनाई जाती है? टीम बनाई जाती है सफलता हासिल करने के लिए, टीम बनाई जाती है सर्वांगीण विकास के लिए, टीम बनाई जाती है अच्छे प्रशासनिक नेतृत्व के लिए और सही नेतृत्व के लिए। जी हाँ, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर बहुत आसान है, आप अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए भी उसका उत्तर लिख सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न को, टीम नेतृत्व को किस प्रकार टीम का निर्माण करना चाहिए? जो भी टीम नेतृत्व होता है उसको टीम का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, मतलब टीम कैसी होनी चाहिए? तो टीम कैसी होनी चाहिए भाई? ऐसी टीम हो जो पहली तो अनुभवी हो, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अगर टीम का चयन, सबसे भी इंपॉर्टेंट क्या है? टीम का चयन। टीम का चयन कैसे होगा? टीम का चयन करने की विधि ध्यान रख लीजिए। टीम का चयन करेंगे, उसमें हम 2 प्रकार के टीम चुनेंगे। एक चुनेंगे जो अनुभवी हो, एक चुनेंगे जो जोशीली हो, जिनको बहुत ही कार्य आता हो, जैसे युवा। जैसे अभी अगर मैं क्रिकेट टीम की बात करूं तो क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कई साल से खेल रहे हैं, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, पर कुछ यंग लोग हैं जो फटाफट रन बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग चाहिए होते हैं जिनमें बहुत जोश ताकत होती है, ऐसे लोगों की। तो टीम बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना होता है। अनुभव के साथ साथ हमें ताकतवर और जोशीली टीम भी चाहिए होती है जो पावरफुल एनर्जी के साथ, बहुत ही उत्साह ऊर्जा के साथ कार्य कर सके। तो टीम बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। टीम बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि टीम में एकता बनी रहे, सभी प्रकार के लोग इसमें शामिल हो और अपनी कमजोरी, अपने जरूरत के हिसाब से लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए सर्वे करना है, हमें कोई कार्यक्रम का आयोजन करना है, तो कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मंच संचालन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अपनी टीम में ऐसे व्यक्ति रखेंगे जो मंच संचालन कर सके, या एक ऐसे व्यक्ति को भी रखेंगे जो अनुशासन कर सके, छात्रों को कंट्रोल में करके रखे, है ना, उनको अनुशासन बनाए रखे वहां पर। ऐसे भी लोग को रखना पड़ेगा। तो टीम का नेतृत्व किस प्रकार टीम को निर्माण करना चाहिए, नेतृत्व को, ये आप देख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। आप अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाने हेतु नेतृत्व की आवश्यकता लिखिए। भाई शालेय शिक्षा यानी स्कूल का जो एजुकेशन होता है, उस स्कूल एजुकेशन में चेंज लाना है, कुछ परिवर्तन लाना है, तो कैसे आएगा? तो स्कूल की एजुकेशन को चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा, अनुभवी शिक्षकों की भर्ती करनी होगी, ऐसे शिक्षक रखने होंगे जो नेतृत्व करना जानते हो, जिनमें अपने विषय की विशेषज्ञता हो, अपने विषय में निपुण हो। इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट, ये हो गए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। इनके उत्तर आपको इस प्रकार से लिखने, अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपने इस इकाई के वस्तुनिष्ठ की वीडियो नहीं देखी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ, उस वीडियो में आपको सभी प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, जो आपको पूरे पूरे नंबर दिलाकर जाएंगे। 3 नंबर के साथ साथ वस्तुनिष्ठ के साथ साथ उसमें आपको 2 नंबर के लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय भी मिलेंगे। जी हाँ, 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले इकाई के वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। मिलेंगे आपसे इस शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षा विकास के अगली इकाई 4 में, जिसमें हम उसके अंक विभाजन की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख दीजिए। अगर आप दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इच्छित कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं।